डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें डाइपोल हैं, दो पोल होते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ओके, यानी दो चार्ज होंगे जिनकी पोलरिटी अपोजिट होगी, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल होगा। ठीक है, तो डाइपोल कैसा होता है, उसमें एक प्लस चार्ज होगा और दूसरा माइनस चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये अगर प्लस क्यू है तो ये एग्जैक्टली माइनस क्यू, अगर ये +3 माइक्रोकूलम है तो ये -3 माइक्रोकूलम। इस तरह का होता है डाइपोल। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो है जैसे नमक का एक मॉलिक्यूल है NaCl, तो इसमें Na+ और Cl नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जुड़े रहते हैं, तो ये एक डाइपोल होता है। इसी तरह से HCl है, इसके बीच में भी बॉन्ड है, ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, और इस तरह से ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। उसी तरह यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया है वो भी कैसा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कैसा है, इसमें एक और पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी ओर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम हैं। ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली +Q और -Q चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। और जो इसका यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर प्लेन जाएगा यहाँ पर, वो आपको लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से इधर की डिस्टेंस, सिंप्लिसिटी के लिए हम a लेते हैं, तो इधर भी a डिस्टेंस हो गई। तो डाइपोल की जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ डाइपोल, वो कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ 2a। ठीक है, तो ये तो डाइपोल के बारे में हुआ। अब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? मोमेंट हिंदी में इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसका डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट किस तरह से डिफाइंड है, वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड किसी एक चार्ज का ले लेंगे और डाइपोल की लेंथ लेंगे, डाइपोल लेंथ, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब डाइपोल की लेंथ यहाँ पर हमने 2a चूज़ की है, तो 2a रहेगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में केवल p कैप इसके साथ लगा देना है। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो q × 2a आपके पास है, और इसके साथ में डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो जाती। 2qa भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि q × 2a है, 2 आप शुरू में लिख दें तो 2qa। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म है। अब ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये जान लें आप कि ये अगर यहाँ पर -Q चार्ज है और इधर ये +Q चार्ज है, तो माइनस से प्लस की और इसकी डायरेक्शन होगी p कैप, -2 प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो बनने वाली फील्ड है उसको देखते हैं दो डायरेक्शन में, एक तो इक्वेटोरियल प्लेन पर, दूसरा उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितनी होती है, इसके लिए हम यहाँ पर दो केस लेंगे, ऑन एक्सियल पॉइंट और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट से हमारा क्या मतलब है? एक्सियल पॉइंट से मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई डाइपोल है माइनस और यहाँ पर है प्लस चार्ज, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट P ले लें, यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ वाला चार्ज माइनस Q है, इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड बनेगी, वो किस डायरेक्शन में बनेगी ये आप जानते हैं। प्लस Q की वजह से फील्ड जो बनेगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं E1 लिख लेता हूँ, और दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड बनेगी वो इधर की ओर बनेगी, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, पर ये Q वाला चार्ज जो माइनस Q चार्ज है वो डिस्टेंस पर है ज़्यादा, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इधर की ओर फील्ड बनेगी इसकी E2 नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब वो E1 E2 होंगे कितने, इसके लिए आपको डिस्टेंस लेनी, P पॉइंट जो है सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर लिया गया है। अब आप जानते हैं कि डाइपोल की हाफ लेंथ A होती है यहाँ तक, तो इधर भी A लेंथ होगी डाइपोल की। अब चार्ज Q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R में से लेस हो जाएगा A, ये डिस्टेंस केवल लेनी है, तो टोटल डिस्टेंस R है उसमें से A डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, और जो माइनस Q से डायरेक्ट डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस A, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगी ये वाली, इतनी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, R यहाँ पे एंड हो रहा है, इससे इतनी डिस्टेंस बढ़ गई टोटल डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी P पॉइंट पे E1 वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 एट P वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज से बनने वाली फील्ड Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन आपको मिलेगी P कैप की डायरेक्शन है दैट वे, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितनी होगी एट P, वो होगी E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q है लेकिन आप Q लिखेंगे इसमें क्योंकि डायरेक्शन हम खुद डिसाइड करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड पे कोई यहाँ पे सिंबल नहीं लिखना है, Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है R प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये दो फील्ड हैं जो P पॉइंट पर हैं। ठीक है, नेट फील्ड किधर होगी, E1 ज़्यादा है, E2 अपोजिट है 180 डिग्री पर, तो जस्ट उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको तो यही लिखना पड़ेगा
द टोटल फील्ड या नेट फील्ड एट पी वो होगी ई, अगर आप बिना वेक्टर के लिखते हैं तो आप लिखेंगे E1 माइनस E2, और अगर आप वेक्टर यूज़ करते हैं साइन तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखा करके, ऐड करते ही हम केवल सब्ट्रैक्ट वो अपने आप होते हैं। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो P पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जब P ये यूनिट वेक्टर P का, और ये माइनस P डायरेक्शन में है, तब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपोजिट है, इधर की ओर जो वेक्टर होगा वो माइनस पी कैप होगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर जब पहले वाले चार्ज इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस में होगी, 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r माइनस ए स्क्वायर पी कैप, और जो प्लस में है इसका ये नेगेटिव है तो वी कैन पुट हियर नेगेटिव 1/4πε0 q अपॉन r प्लस ए होल स्क्वायर पी कैप। पी कैप के साथ जो नेगेटिव था वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। कॉमन टर्म जो है वो क्या है यहाँ पर दोनों में? कॉमन q है, कॉमन q अपॉन 4πε0 कॉमन है, p को दूसरी साइड कॉमन कर देंगे 1/r माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 सॉरी हाँ नहीं सही है 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। पी कैप वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आउटसाइड में, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है q/4πε0, और ये यहाँ पर आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, अप साइड में स्क्वायर करके लिखना r प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, अभी लिखना बाकी भी है। ये r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जाएगा नेगेटिव बीच में जिसके है, ये हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस की जगह माइनस ए स्क्वायर, और जहाँ माइनस होना चाहिए 2ra उसकी जगह प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा नेगेटिव की वजह से 2ra। पी कैप आउटसाइड जगह नहीं बची, बट यू कैन सी हियर। ओके, तो यहाँ पर q अपॉन 4πε, ऊपर क्या होगा r स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, 4ra या 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2ra अपॉन, ये क्या हो जाएगा इसका मतलब इतने का होल स्क्वायर अलग से लिखेंगे, और r माइनस ए r प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट वुड बी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर पी कैप। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि q इंटू 2 टाइम्स और a, इसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 टाइम्स 2qa इंटू r 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी कैप। यहाँ पर एक जो ये क्वांटिटी मिल रही है इसको हम लिख देंगे डाइपोल मोमेंट 2qa। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट इंटू r अपॉन 4πε0, और ये है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था यहाँ पे, इस तरह से ये मिला। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, ये e की वैल्यू आ रही है, पी कैप डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर,
अब एक चीज़ देखिए कि p और p कैप का मल्टीप्लिकेशन फुल वेक्टर p बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और अगली लाइन में लिख लेते हैं, और अभी यहाँ पे बता देते हैं हियर p इक्वल्स टू 2qa, ये आपने पुट किया है। फिर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 टाइम्स p के ऊपर एरो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक r है ऊपर, होल स्क्वायर है। यहाँ पर यदि डाइपोल बहुत छोटा हो, जो डाइपोल है वो तो बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो a स्क्वायर वैल्यू होगी वो और छोटी होगी r स्क्वायर से, ठीक है। जो p पॉइंट है वो दूर है और डाइपोल की लेंथ जो है बहुत कम है, तो ये नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो ये चीज़ नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसको नेगलेक्ट करके आप 0 के बराबर ले आइए यहाँ पर। तो आप क्या देखेंगे, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2p कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 4 हो रही है, और यहाँ पे r है, एक r कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट पावर 3 हियर, ठीक है। तो ये डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑन द एक्सियल पॉइंट ट्वाइस p, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डाइपोल की जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के लिए, क्योंकि डाइपोल के लिए p जो है फॉर एनी पर्टिकुलर डाइपोल p जो है वो फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो फिर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट अगर रहेगा तो r³ से प्रोपोर्शनलिटी है, यानी डिस्टेंस के साथ तेज़ी से फील्ड डिक्रीज होगी, अनलाइक द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या होता था, ये डाइपोल के केस में है, और पॉइंट चार्ज के केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती 1/r² के, ठीक है। ये थोड़ा फ़र्क है। अभी और चीज़ें देखते हैं। दूसरा जो केस है, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर बनने वाली फील्ड को देखते हैं। ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट या ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पर देखेंगे। तो अगर कोई डाइपोल है आपके पास, आप उसको डायग्राम में देख सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, चलिए। यहाँ पर एक डाइपोल ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस q चार्ज है और यहाँ पर माइनस q चार्ज है। ये इसका सेंटर है और इसके ये इक्वेटोरियल लाइन यहाँ से जाएगी। आप इसको साइड से देखते तो ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इस पर कोई पॉइंट आप ले लेते हैं। 2D में आपको ये लाइन ही दिखेगी और इसकी डिस्टेंस r है, p पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो Q से, अच्छा ये डिस्टेंस सेंटर O आप मान लीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस इसकी A है और इधर भी डिस्टेंस A होगी। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √r² प्लस a²। अंडर रूट ना लिखना चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर हाफ। इसी तरह से इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी होगी r² प्लस a² पावर हाफ, ओके। सिमेट्री है दोनों साइड से। तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो यहाँ पर
इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, दैट वे, इस तरह से इधर की ओर ये होगी E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर फील्ड बनाएगा, डिस्टेंस सेम है तो वैल्यू तो सेम होगी इस ओर, ये होगी E2 दैट वे, E1 एंड E2। यहाँ पर इसको पिक्चर से थोड़ा क्लियर करके लिखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि E1 का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डाइपोल बाहर की ओर ले लूँगा और एक पैरेलल टू द डाइपोल, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल इस डायरेक्शन में। आपको पता है ये वाली डायरेक्शन माइनस पी कैप है, दैट वे, इधर प्लस पी कैप। तो एक कंपोनेंट लेना है इधर आपको और एक कंपोनेंट लेना है E1 का ऊपर की ओर, दो कंपोनेंट आप लेंगे। कंपोनेंट लेने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, तो एक एंगल ये हमने थीटा मान लिया और सिमेट्री की वजह से ये भी एंगल थीटा होगा। इस एंगल को थीटा आप लेंगे तो यहाँ वाला ये एंगल भी थीटा होगा। तब आपका यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो E1 का E1 cos थीटा, याद है आपको, और ऊपर की ओर जो कंपोनेंट होगा थीटा के दूसरी साइड ये होगा E1 sin थीटा। इस तरह से कंपोनेंट लिखते हैं, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए। सिमिलरली आप E2 को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगा E2 sin थीटा और इधर होगा E1 cos थीटा इसका, और ये होगा E2 cos थीटा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, जबकि ये दोनों कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, कैंसिल होंगे इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से। तो अभी हमें देखना है साइन थीटा तो दोनों में इक्वल है, बट E1 E2 इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आप लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो कितनी होगी, E1, उसकी वैल्यू होगी, पॉइंट चार्ज है वो केवल, अभी डाइपोल का केस में केवल एक पॉइंट चार्ज के रूप में इसको देख रहे हैं आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला होता है, और चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है R स्क्वायर A स्क्वायर हाफ, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, हाफ स्क्वायर हो गया। ये किस डायरेक्शन में है, कोई यूनिट वेक्टर इधर तो है नहीं इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं, अभी केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। एंड माइनस क्यू की वजह से जो होगी फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू वो कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी भी वही डिस्टेंस है तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का हाफ का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये वही वैल्यू रहेगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि दोनों फील्ड्स E1 E2 क्या हैं, इक्वल हैं, E2 इज इक्वल टू E1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फील्ड है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एट P वो कैंसिल हो जाएंगे। ये सभी फील्ड जो आपने निकाली हैं ये एट P और ये भी एट P पॉइंट पर है, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम आप देख रहे हैं द कंपोनेंट ऑफ फील्ड्स E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite। तो क्या होंगे, therefore get cancelled, कैंसिल हो जाएंगे। जो टोटल फील्ड होगी net field, therefore net field will be
नेट फील्ड ई कितनी होगी पी पॉइंट पर, वो होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का सम होगी। अगर आप बिना वेक्टर के लिखेंगे तो भी वो ऐड होंगे, और वेक्टर लिखेंगे तो दोनों में माइनस पी कैप है। ओवरऑल अगर आप देखें तो माइनस पी कैप है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो, यानी इस पर ब्रैकेट लगा के माइनस पी कैप डायरेक्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बट ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे E1 और E2 बराबर है, तो E1 E2 बराबर है, cos थीटा तो बराबर है, तो इट विल बी 2E1, यहाँ भी E1 आप कर लेंगे cos थीटा। क्यों ऐसा हुआ? सिंस E1 इक्वल टू E2 और यू कैन से E2 इक्वल टू E1, यहाँ पे लिख दिया। अब आप cos थीटा की वैल्यू देखें इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में देख सकते हैं? केवल इसमें देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2E1 की वैल्यू लिख दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन ये हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पावर हो गई हाफ। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में। और 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, हाफ एंड 1 पावर 1 और हाफ 3/2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, केवल उसका परिमाण यहाँ पे आ रहा है। ये अभी वेक्टर लगा के लिखेंगे तो नेगेटिव पी कैप डायरेक्शन है। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे का कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेटली अगर डाइपोल बहुत छोटा है, यानी कि इफ A स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, तो A स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर दें इसके कंपैरिजन में, तो इस फार्मूले से A स्क्वायर को गायब कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो A है वो नहीं आप नेगलेक्ट कर सकते, क्योंकि जब भी सम होता है तब स्मॉल वैल्यू को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में स्मॉलर वैल्यू इफेक्टिव रहती है, वहाँ पर उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर E की वैल्यू होगी 2QA, ऐसे भी 2QA मल्टीप्लाई होके P बन जाएगा डाइपोल मोमेंट बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देंगे R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये P बचेगा, ये पूरा डाइपोल मोमेंट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे R क्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो P की डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन, ये इसके साथ एरो लगा के नेगेटिव आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, because it is clear from the picture it is negative opposite। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि डाइपोल जो है वो डाइपोल से बनने वाली फील्ड जो है ये 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, बट फ़र्क क्या है कि ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है और जो पहले वाली थी उसमें 2p था, तो यहाँ जो फील्ड है उसमें क्या है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब है।
जबकि इधर सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर जो फील्ड है उसमें p/4πε0r³ है। यहाँ डबल फील्ड है एट द सेम डिस्टेंस, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पर उससे आधी फील्ड बन रही है। ठीक है, तो ये तो था डाइपोल की वजह से बनने वाली फील्ड। डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगेगा, और अलग अलग चार्जेस की बात करें तो अलग अलग चार्जेस पे फोर्स लगेगा, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, डाइपोल हमारा टॉपिक रहेगा, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे, बाद में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को भी समझ सकेंगे। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं, और इसमें कोई डाइपोल रखा है। तो डाइपोल को किसी भी एंगल पे रखेंगे उस पर जो टोटल फोर्स होगा वो हमेशा 0 होगा। आप देखें, जैसे मैं कोई डाइपोल यहाँ पे बनाता हूँ, इधर जो चार्ज है वो +q है और यहाँ जो चार्ज है वो -q है। तो +q चार्ज पर इधर जो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, दैट वुड बी QE, और इधर जो फोर्स लगेगा इस पर फील्ड के अपोजिट लगेगा। नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के जस्ट अपोजिट, और मैग्नीट्यूड उसका भी QE होगा। E क्यों होगा? यहाँ भी जो फील्ड की वैल्यू है यूनिफॉर्म फील्ड में, इस पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू वो भी E है, और इस पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू है वो भी E है। हर जगह पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू E है। तो टोटल फोर्स कितना हुआ? टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल एज ए होल एक सिस्टम है, अकेला पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना हुआ है? ये जितना इधर लग रहा है उतना ही अपोजिट लग रहा है, तो वो 0 फोर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स हो गया 0, यानी टोटल फोर्स, नेट फोर्स प्लस QE उस डायरेक्शन में, प्लस माइनस QE, माइनस डायरेक्शन के साथ अगर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, दोनों को ऐड करते हैं अपोजिट। ओके, तो टोटल फोर्स आएगा 0। लेकिन टोटल फोर्स तो 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, यानी सम ऑफ फोर्स तो आपके पास 0 है, बट टॉर्क ऑन डाइपोल will not be 0। क्यों? इस पर टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम ये मान लें कि सेंटर के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर रहा है, इसको O मान लें, तो जो इसका टॉर्क होगा इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे फोर्स को, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, और यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस लेके इसका टॉर्क निकाल सकते हैं। और इस वाले फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए इसको पीछे करके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर मान लें तो अबाउट O हम इसका टॉर्क और इसका टॉर्क निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों टॉर्क जो होते हैं, दोनों टॉर्क, इसको ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे, एक तरीका। या फिर हम पूरा टॉर्क एक साथ भी निकाल सकते हैं। दोनों जो फोर्सेस हैं वो कपल बना रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, तो दोनों पैरेलल हैं, कोइंसाइड नहीं करी। कोइंसाइड करने पर लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाए दोनों फोर्स की तो कपल नहीं होगा, तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं है।
तो आप इसको पूरा पीछे कर लें और यहाँ इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये 2a है और ये मान लीजिए डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो डाइपोल का ये डायरेक्शन है मोमेंट का और फील्ड का ये, दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2a साइन थीटा और ये डिस्टेंस होगी 2a कॉस थीटा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, 2a कॉस थीटा होगी और ये वाली डिस्टेंस होगी 2a साइन थीटा। कौन सी डिस्टेंस, ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक, ओके। ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये 2a साइन थीटा होगी। आप करके भी देख सकते हैं इसको, अगर डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो इस एंगल को थीटा है तो परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली x अपॉन 2a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा साइन थीटा, तो x इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस होगी 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर टोटल टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू, अगर एक ही फोर्स से निकालना तो वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। इस तरह से आप कर सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। तो टॉर्क आप निकालेंगे तो वन ऑफ द फोर्स QE और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a को हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट P, इसको E साइन थीटा, ये टॉर्क निकल आएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखें, क्योंकि थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन P कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसके बीच का एंगल है, P और E के बीच का एंगल है, तो टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस प्रोडक्ट P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से ये टॉर्क आएगा। तो टॉर्क का फार्मूला हुआ P साइन थीटा। ये थीटा कहाँ पर है, जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर है, ये ऊपर की ओर है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, तो दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये वाला लेना है, ठीक है। अब ये टॉर्क जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, जब एंगल भी जीरो हो, मतलब कि डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड है। तो केस की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट ये है कि थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो मतलब जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, मतलब डाइपोल इज पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, P और E तो जीरो नहीं है, लेकिन साइन जीरो डिग्री ज़ीरो होता है, तो ये टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा केस होगा जिसमें डाइपोल एंटी पैरेलल रखा हो, थीटा 180 डिग्री हो। यदि अगर हम दूसरे डायग्राम में इसको दिखाएं तो इस पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल,
और इधर ही की ओर डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ओके, तो इसमें थीटा 0 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और डाइपोल अपोजिट रखा हो, यानी प्लस इधर और माइनस इधर, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दैट वे, उल्टा। तो अब इसमें टॉर्क फिर से 0 होगा कि आप देखें टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री। इसमें डाइपोल एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल, तो ये इसमें 180 की वैल्यू 0 होती है, पी इंटू अगेन 0, 0 टॉर्क आएगा। ठीक है, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? अच्छा, ये जो दोनों केस हैं जिसमें टॉर्क 0 है, हम कहेंगे कि टॉर्क 0 मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये दोनों पोजीशन में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सम ऑफ फोर्स तो 0 था ही डाइपोल पर और टोटल टॉर्क भी 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जिसको आगे पढ़ेंगे। इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी कम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पहला केस। पैरेलल होता है, जब एंटी पैरेलल होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, वो है तीसरा केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो और डाइपोल इस तरह से रखा हो, डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है और ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे थीटा। तो केस थर्ड है मैक्सिमम टॉर्क वाला, थीटा इक्वल टू 90, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दैट केस टॉर्क मैक्स होगा और मैक्सिमम टॉर्क होगा पी ई साइन 91 होता है, दैट इज पी इंटू ई। ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। इसे फोर्स इधर लग रहा है, इसे फोर्स इधर लग रहा है, टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पोल्स पे अलग अलग वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको देखते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मान लीजिए कि फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ है, किसी भी तरह सीधा भी रख सकते हैं या तिरछा भी रखा हो सकता है। तो पहले सीधे की बात कर लें कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर उसकी वैल्यू E1 है और यहाँ पे वैल्यू E2 है। E1 वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और E2 स्मॉलर है। अब कोई डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे प्लस Q और इधर जो है वो माइनस Q है, तो इस पर जो फोर्स होगा इधर की ओर वो होगा Q टाइम्स ऑफ E1 और इधर फील्ड के अपोजिट जो फोर्स होगा वो Q टाइम्स ऑफ E2। ठीक है, दो फोर्स होंगे। अब ये वाला फोर्स ग्रेटर होगा क्योंकि E1 ग्रेटर है, तो जो नेट फोर्स है वो अब 0 नहीं होगा। नेट फोर्स F इक्वल टू Q टाइम्स E1 और E1 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Q टाइम्स E2। तो नेट फोर्स की वैल्यू इतनी आएगी। इसको हम अलग से देखें, Q कॉमन है, यहाँ पे E1 माइनस E2 मिलेगा आपको। अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनाना चाहें तो डाइपोल की ये जो लेंथ है इसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे ये x है, तो यहाँ पर आप Q इंटू एक्स कर दीजिए
2a ले सकते थे, बट हमने x लिया हुआ है डाइपोल की लेंथ। और यहाँ पर डेल्टा एक्स भी आप चाहें डेल्टा एक्स ले लें, जैसी सुविधा हो जिस तरह की। तो अगर हम डेल्टा एक्स ले लें, डेल्टा एक्स क्या डाइपोल लेंथ, तो मुझे डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, E1 माइनस E2, यानी हमने अपनी ओर से डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई किया और डाइपोल लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2a की जगह पर Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, इसको हम डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे, ठीक है, P। और यहाँ पे ये डेल्टा E चेंज इन फील्ड पर यूनिट लेंथ, इस तरह से होगा। इसको फील्ड ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, किस तरह से फील्ड चेंज हो रही है। E इंटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ग्रेडियंट। इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में ये गिवन रहेगा और इस तरह से डाइपोल मोमेंट रहेगा, निकाल लेंगे। किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कोई डाइपोल दो तरीके से रखा जा सकता है, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो अगर पैरेलल रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इधर की ओर है, इंक्रीजिंग फील्ड है, दिस वे इंक्रीज हो रही है, यानी इधर हाई फील्ड है, यहाँ पर कोई फील्ड की वैल्यू E2 है, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू E1 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर ये फील्ड ज़्यादा है, अगर इधर हाई है, इधर लो वैल्यू है फील्ड की। तो अगर डाइपोल कोई इसके पैरेलल रखा है, पैरेलल रखा है डाइपोल, मतलब कि डाइपोल का प्लस इधर है, डाइपोल का माइनस इधर है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो इट इज़ मेकिंग 0 डिग्री विद द फील्ड, इट इज़ पैरेलल। यहाँ पे जो फील्ड है हाई है E2, तो इस पर जो फोर्स आएगा QE2 आएगा, और यहाँ पर जो फोर्स होगा, स्मॉलर फील्ड है तो QE1, ये बड़ा होगा, इसका एरो मैंने बड़ा बना दिया है। तो नेट जो फोर्स होगा वो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगा, QE2 माइनस QE1, ये नेट फोर्स आ जाएगा दैट वे, इधर की डायरेक्शन में। अब आप अगर एंटी पैरेलल रखें, एंटी पैरेलल रखने पर क्या होगा, आप देखेंगे डाइपोल फील्ड इधर की ओर है, E2 हाई है और E1 फील्ड यहाँ पर लो है, और डाइपोल का अपोजिट रखा है, नेगेटिव इधर और प्लस चार्ज इधर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो डाइपोल जस्ट अपोजिट रखा 180 डिग्री पर, थीटा जो है इस केस में 180 डिग्री है। तो फोर्स की डायरेक्शन देखें, फोर्स किस तरह से दिखा सकते हैं। इस पर फोर्स लगेगा, हाई फोर्स होगा, दूसरी डायरेक्शन में लगेगा इधर की ओर, ये लगेगा QE2, जबकि इस पर जो फोर्स आएगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज पे, QE1। तो दोनों फोर्स अपोजिट हैं एक दूसरे के अभी भी, लेकिन ये वाला फोर्स जो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। नेट फोर्स इधर आएगा, F नेट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ठीक है, क्योंकि अब QE2 अपोजिट है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये जो नेट फोर्स है ये अलोंग E लग रहा था, जबकि इसमें अपोजिट टू E, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में अपोजिट टू E फोर्स लगेगा और पैरेलल में अलोंग द E। लेकिन जब कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करने की बात आती है तो वो कागज़ का टुकड़ा पहले से पोलराइज नहीं होता है। इस पर कागज़ है, ये पेपर, और इस पर कोई भी पोल नहीं है, पोलरिटी नहीं है, डाइपोल नहीं है। लेकिन जब आप कोई एक चार्ज रॉड लाते हैं इस साइड में, तो इससे निकलती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से। तो फील्ड के फील्ड के फोर्स की वजह से ये पोलराइज्ड होगा
पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और इधर ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, तो ये डाइपोल बन जाएगा। उस केस में हमेशा ये ऐसे ही बनेगा, प्लस की ओर ये वाला चार्ज। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इधर जो फोर्स होगा वो ये ज़्यादा फोर्स होगा, और इधर जो फोर्स होगा वो दूरी ज़्यादा होने की वजह से कम फोर्स होगा। F2 स्मॉल होगा और ये हाई होगा। तो नेट फोर्स जो होगा आपको ऊपर की ओर ही लगता है, यानी अट्रैक्टिव होता है हमेशा, फील्ड के अपोजिट इसमें लगता है ऑल द टाइम। ओके, फील्ड के अपोजिट ये नेट फोर्स है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट होगा।